डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस SPM में। पॉलिटिकल साइंस के पुराने पेपर सॉल्व करने के क्रम में आज हम UGC नेट द्वारा आयोजित पॉलिटिकल साइंस का ये पेपर सॉल्व करते हैं। ये पेपर जून जुलाई 2018 में आयोजित हुआ था और उस समय ये UGC नेट द्वारा परीक्षा आयोजित होती थी, लेकिन वर्तमान में अब यह परीक्षा NTA द्वारा आयोजित की जा रही है और वर्तमान में यह परीक्षा पूर्णतः ऑनलाइन है और इसमें केवल 2 ही प्रश्न पत्र पूछे जा रहे हैं। और पहला प्रश्न पत्र आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी, टीचिंग एप्टीट्यूड और GS का सेक्शन है, तो और दूसरा पेपर आपका उस विषय से संबंधित है जिस विषय में आपने PG कर रखा है या पोस्ट ग्रेजुएट है या स्नातक है। और प्रश्नों की कुल संख्या 100 है। चूँकि आपकी नेट की परीक्षाएँ 2023 की परीक्षाएँ फरवरी के लास्ट वीक से प्रस्तावित हैं। जो स्टूडेंट्स जो कैंडिडेट्स नए हैं उनके लिए बेहद आवश्यक है कि वो पुराने पेपर सॉल्व करके जाएं, क्योंकि बेहद लाभ होगा। कम से कम 10 वर्षों के पेपर सॉल्व करने के बाद ही परीक्षा में आप बैठें तो ज़्यादा लाभ मिलेगा आपको। और पुराने स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी यही सलाह है, क्योंकि उनका रिवीजन बार बार ज़रूरी है। तो आइए सॉल्व करते हैं। अगर एक और रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। कोई क्वेश्चन आपको लगता है कि इसका आंसर गलत है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। तो आइए UGC नेट द्वारा आयोजित पेपर ये जून जुलाई 2018 का इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कौटिल्य की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? वे राजनीतिक अर्थशास्त्र को एक स्वतंत्र विषय बनाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। उन्होंने राजनीति के ऐसे सिद्धांत का प्रतिपादन किया जो राज व्यवस्था के प्रत्यक्ष व्यवहारिक सरोकारों से संबंधित था। उन्हें नीतिशास्त्र परंपरा का संस्थापक होने का श्रेय दिया जाता है। पहली बार उन्होंने भारत में एक सुदृढ़ राजनीतिक नियंत्रण की जरूरत पर जोर दिया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3, क्योंकि ये उनसे संबंधित नहीं है। क्योंकि आपका कौटिल्य भारतीय प्रशासनिक चिंतक, कौटिल्य राजनीतिक अर्थशास्त्र को स्वतंत्र विषय बनाने वाले प्रथम व्यक्ति थे और पहली बार उन्होंने भारत में एक सुदृढ़ राजनीतिक नियंत्रण की जरूरत पर जोर दिया। हालांकि नीतिशास्त्र परंपरा के संस्थापक होने का श्रेय उन्हें नहीं दिया जाता और उनकी सर्वप्रसिद्ध पुस्तक का नाम अर्थशास्त्रम है। नीतिशास्त्र परंपरा का संबंध आपका कामंदक से है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन 3 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किसने कहा कि रिपब्लिक इस कारण से एक आदर्श राज्य की तस्वीर नहीं देता है कि यह एक रोमांस है, बल्कि प्लेटो चाहते थे कि यह भलाई के विचार पर एक वैज्ञानिक आक्रमण की शुरुआत बने? GH सबाइन, डनिंग, अर्नेस्ट बार्कर या एबस्टीन? तो उपरोक्त कथन आपका बेहद इंपॉर्टेंट है और ये कथन आपका डनिंग के द्वारा दिया गया, और चूंकि ये आपके एक अमेरिकी इतिहासविद एवं राजनीतिक सिद्धांतकार हैं। तो वही क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने कहा कि काल के क्रम में राज्य परिवार या व्यक्ति के बाद आता है, लेकिन प्रकृति के क्रम में उनसे पहले आता है? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेफालस, थ्रेसिमेकस, अरस्तु या लैकोफोन? तो चूंकि ये उपयुक्त कथन अरस्तु द्वारा दिया गया है, क्योंकि राजनीतिक विज्ञान के जनक के रूप में अरस्तु ने यह कहा कि काल के क्रम में राज्य परिवार या व्यक्ति के बाद आता है, लेकिन प्रकृति के क्रम में उनसे पहले आता है। प्लेटो आदि की ही तरह अरस्तु भी राज्य को सावयवी या ऑर्गेनिक या टेलियोलॉजिकल संस्था मानता है और उनकी पुस्तक का नाम पॉलिटिक्स है, ये आप सभी को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, लॉक के लिए निम्नलिखित में से कौन सामाजिक संविदा की दृष्टि से सही नहीं है? संविदा एक बार किए जाने पर अपरिवर्तनीय हो जाती है। संविदा जिसके तहत प्रत्येक पीढ़ी को सहमति नहीं देनी चाहिए। संविदा जिसमें व्यक्ति वे कुछ एक अधिकार छोड़ देते हैं जो वे प्रकृति की स्थिति में रखते हैं। संविदा प्रकृति के नियम पर विराम नहीं लगाती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 1, संविदा एक बार किए जाने पर अपरिवर्तनीय नहीं, संविदा चूंकि परिवर्तनीय है। राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौते के सिद्धांत को प्रस्तुत करने वाले विचारकों की श्रेणी में लॉक एक प्रमुख विचारक है। उसके अनुसार संविदा के प्रति हरेक पीढ़ी को सहमति देनी चाहिए। ध्यातव्य है कि
लॉक को समझौते की बात करता है। एक लोगों का लॉक चूंकि दो प्रकार के समझौते की बात करता है, एक लोगों का आपस में और दूसरा लोगों का संप्रभु के साथ वो समझौते की बात करता है। यानी लॉक दो प्रकार के समझौते की बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर होगा संविदा एक बार किए जाने पर अपरिवर्तनीय हो जाती है कथन लॉक के बारे में सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, रूसो के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? व्यक्ति के आत्म प्रेम जो उसकी वास्तविक जरूरतों की पूर्ति करता है सिर्फ गौरव बनने के लिए वर्ण करने के निमित्त है। ऑप्शन 2, गौरव सहानुभूति से असंगत बन जाता है। गौरव से सभी बुराई उत्पन्न हुई है। गौरव तर्क को उत्प्रेरित नहीं करता है। तो इसका सही कथन होगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्योंकि ये अभिकथन और कारण है। अभिकथन देखिए, जीएस मिल के लिए इच्छा शक्ति राज्य सहित सभी संस्थाओं का आधार है। इच्छा शक्ति न केवल संख्या पर निर्भर है बल्कि इसका एक गुणवत्तापूर्ण आधार है और वह इच्छा शक्ति जो संस्थाओं को बनाती है विश्वास का रूप ले लेती है। तो चूंकि कथन और कारण दोनों सही हैं और आर जो है एक ही सही व्याख्या करता है, इसलिए ऑप्शन 1 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, मैच करना है। ऐसे प्रश्न यूजीसी नेट द्वारा और एनटीए द्वारा बार बार पूछ लिए जाते हैं आपसे कि जैन धर्म और इनके विभिन्न स्रोत हैं और उनके प्रमुख विचार क्या हैं। देखिए, जैन धर्म आपका अहिंसा पर बल देता है, यानी ए का डी। वैष्णव धर्म आपका दृष्टिकोण की विश्वजनीनता पर है, यानी बी का पहला। रस्किन और टॉल्स्टॉय औद्योगिक सभ्यता और निश्चित प्रतिरोध के विचारों के लिए तिरस्कार, यानी सी का दूसरा। और प्लेटो आदर्श और नैतिक मूल्यों के लिए चिंता करता है, इसलिए ए का चौथा, बी का पहला, सी का दूसरा, इसलिए इसका आंसर आपका ऑप्शन 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किसने साप्ताहिक पत्रिका कर्मयोगी और धर्म को शुरू किया था? ऑप्शन देखिए, महात्मा गांधी, अरबिंदो, रानाडे या तिलक। तो यह साप्ताहिक पत्रिका आपकी अरबिंदो द्वारा शुरू किया गया, यानी ऑप्शन 2 सही होगा। क्योंकि श्री अरबिंदो ने साप्ताहिक पत्रिका कर्मयोगी धर्म को शुरू किया था और उनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक भी है द लाइफ डिवाइन और एक और द सिंथेसिस ऑफ योगा, और इसके साथ ही उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं सावित्री। इन सबको आप एक बार जरूर रिपीट कर लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। फिर देखिए, कथन और कारण। एम.एन. रॉय ने मार्क्स के इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या को नहीं स्वीकार किया। कारण, इसमें निर्धारणवाद और आदर्शवाद का तत्व शामिल था। क्योंकि कथन और कारण दोनों सही है और कारण जो है उसकी सही व्याख्या भी है, यानी ऑप्शन 1 सही होगा। क्योंकि एम.एन. रॉय मौलिक मानवतावादी थे और उन्होंने मार्क्स के इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या को स्वीकार नहीं किया क्योंकि इसमें निर्धारणवाद और आदर्शवाद का तत्व था, जबकि रॉय मूलतः व्यवहारिक चिंतन थे, इसलिए कथन और कारण दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसने कहा मेमनों से ऊन कतर लिए गए हैं और वे सर्दी की तीव्रता महसूस कर रहे हैं? ये एक प्रसिद्ध कोट है। किसने कहा? नेहरू ने या अम्बेडकर ने या बी.एन. राव ने या किट्टी शाह ने। तो प्रयुक्त कथन आपका भीमराव अम्बेडकर के द्वारा कहा गया है, क्योंकि ये एक महान राजनीतिक, अर्थशास्त्री और इतिहासविद थे। राज्य पुनर्गठन आयोग, इसका गठन आपका 1956 में किया गया, उसी के संदर्भ में इन्होंने कहा कि मेमनों से ऊन कतर लिए गए हैं और वे सर्दी की तीव्रता महसूस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पारंपरिक राजनीतिक सिद्धांत अनुशासन मूलक और मानकीय है, ये कथन आपका सही है। व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत एकरूपता और नियमितताओं से जुड़ा हुआ है, ये कथन भी सही है। उत्तर व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत कार्रवाई और संगतता से जुड़ा हुआ है, ये भी कथन सही है। उत्तर व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत समग्रता नहीं है, ये कथन आपका
गलत है, इसलिए ऑप्शन 4 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, आइजा बर्लिन का निम्नलिखित में से कौन सा तर्काधार राजनीतिक सिद्धांत के पुनरुत्थान के संदर्भ में सही नहीं है? तो राजनीतिक समाज में विद्यमान रहती है जहां उद्देश्य टकराते हैं। उदारवादी व्यवस्था में राजनीतिक सिद्धांत कभी भी अंत नहीं हो सकता है, ये कथन आपका सही है। राजनीतिक सिद्धांत के पतन के लिए पक्के अनुभववादियों को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है जिन्होंने क्लासिकी परंपरा को प्रतिस्थापित कर दिया है, ये कथन भी सही है। आदमी के जिज्ञासु और तर्क संगत परीक्षा के परिणाम स्वरूप राजनीतिक सिद्धांत का अस्तित्व बना रहेगा, ये कथन भी सही है। उन्हें राजनीतिक सिद्धांत के पुनरुत्थान के प्रति संदेह है, ये ऑप्शन चूंकि गलत है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन 4 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किसने समाज के परस्पर फायदे के लिए एक सहकारी उद्यम कमोबेश आत्मनिर्भर और आवश्यकता नियमों के द्वारा शासित के रूप में परिकल्पना की है? रॉबर्ट नॉजिक, फ्रेडरिक हेयक या जॉन रॉल्स या कार्ल मार्क्स? तो जॉन, इसका आंसर होगा जॉन रॉल्स, यानी ऑप्शन 3 सही होगा। चूंकि जॉन रॉल्स ने समाज के परस्पर फायदे के लिए एक सहकारी उद्यम कमोबेश आत्मनिर्भर और आवश्यकता नियमों के द्वारा शासित के रूप में परिकल्पना की। उन्होंने अपने न्याय सिद्धांत की व्याख्या करते हुए रॉल्स ने अज्ञानता का पर्दा यानी विल ऑफ इग्नोरेंस की संकल्पना भी दिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किसने लिखा द जिगजैग ऑफ पॉलिटिक्स लिखा है? आलेख किसकी, मतलब कि ये आलेख किसके द्वारा लिखा गया है? द जिगजैग ऑफ पॉलिटिक्स, जॉन रॉल्स, F.A. हेयक, रॉबर्ट नॉजिक या जुगिन हैबरमास? तो यह द जिगजैग ऑफ पॉलिटिक्स रॉबर्ट नॉजिक ने लिखा, क्योंकि द जिगजैग ऑफ पॉलिटिक्स अमेरिकी दार्शनिक रॉबर्ट नॉजिक का निबंध या आलेख है। रॉबर्ट नॉजिक की प्रसिद्ध पुस्तक, एक और पुस्तक है एनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया, आप इसको याद कर लीजिएगा। उनकी एक फेमस पुस्तक है द एनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया, जो कि 1974 में पब्लिश हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन समुदायवाद के प्रतिपादक नहीं है? मैकिंटायर, माइकल सैंडल, माइकल वॉल्जर या फ्रेडरिक हेयक? तो आपके फ्रेडरिक हेयक समुदायवाद के प्रतिपादक नहीं है, ऑप्शन 4 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र की विशेषताएं हैं? लोकतंत्र के लिए राजनीतिक समानता अपेक्षित है, क्योंकि कथन आपका सही है। सभी नागरिकों को निर्वाचन में खड़े होने का हक प्राप्त है, चाहे उनकी नस्ल, लिंग, रंग या धर्म कुछ भी हो, ये कथन भी आपका सही है। सभी नागरिकों के पास एक मत अवश्य होना चाहिए, ये कथन भी आपका सही है। राजनीतिक समानता का अर्थ है एक व्यक्ति एक मत या और एक मत एक मान है, तो चूंकि एक कथन भी आपका सही है, चारों कथन सही हैं, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन 4 ABCD चारों होगा। क्वेश्चन नंबर 17, एक तरफ लेखक है, उनके द्वारा लिखा हुआ पुस्तक है ब्रायन बेरी, इनकी पुस्तक है द लिबरल थ्योरी ऑफ जस्टिस, यानी चौथा। सुजैन M. ओकिन, इनकी पुस्तक का नाम है जस्टिस, जेंडर एंड फैमिली, यानी ऑप्शन 3 सही होगा। अमर्त्य सेन, इन्होंने लिखा द आइडिया ऑफ जस्टिस, और टॉम कैम्बल की रचना है जस्टिस, केवल जस्टिस, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन 1 4 3 2 1 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, मार्क्स के अधिशेष मूल्य सिद्धांत की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं? ऑप्शन ए, यह रिकार्डो के सिद्धांत का विस्तारित रूप है, ये कथन आपका सही है। श्रम शक्ति श्रमिक की मस्तिष्क, मांसपेशी और तंत्रिका के बराबर होती है, ये कथन भी सही है। प्रत्येक पदार्थ का मूल्य उसमें निहित श्रम की मात्रा के समानुपाती होता है, ये चूंकि ऑप्शन गलत है आपका सी।
उत्पादन में जितने श्रम घंटे लगे कामगार को उसकी संख्या के अनुपात में अवश्य भुगतान किया जाना चाहिए। ये कथन भी मार्क्स के संदर्भ में सही है, इसलिए इसमें आंसर होगा ए, बी और डी यानी ऑप्शन 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी सिद्धांत में लेनिन का योगदान है? ये देखिए, सर्वहारा के अग्रदल के रूप में पार्टी का उनका सिद्धांत जो क्रांति के पहले और बाद दोनों में जनसाधारण का मार्गदर्शन करता है। ये कथन भी सही है, नहीं ये सही होगा। पूंजीवादी साम्राज्यवाद का उनका सिद्धांत जिसको उन्होंने पूंजीवाद के मध्यवर्ती चरण के रूप में माना, क्योंकि ये कथन सही नहीं है। आगे देखिए, दुनिया के पहले सर्वहारा राज्य के पुनर्निर्माण के लिए उनका विचार, ये कथन आपका सही है। क्रांति की रणनीति और दांवपेच का उनका सिद्धांत, ये कथन भी सही है, यानी इसका आंसर होगा ए, सी और डी, इसलिए ऑप्शन 2 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक विचारधारा की विशेषता नहीं है? एक राजनीतिक आस्था प्रणाली, ये इसकी विशेषता है। राजनीतिक विचारों का एक कार्रवाई उन्मुख समुच्चय, ये भी एक विशेषता है। एक खास सामाजिक वर्ग या सामाजिक समूह का वैश्विक नजरिया, ये कथन भी सही है। तो वे राजनीतिक विचार जो वर्ग या सामाजिक हितों को समाविष्ट या व्यक्त नहीं करते, ये ऑप्शन गलत होगा, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किसने तुलनात्मक राजनीति की परिभाषा दलों, हितों और नेतृत्व संरचना के मुख्य रूप से संबंधित होने के रूप में दी है? गैब्रियल आमंड, सिगमंड न्यूमैन, आर.सी. मैकनिडेस और वार्ड या एम.जी. स्मिथ? तो यह परिभाषा आर.सी. मैकनिडेस और वार्ड द्वारा दी गई है। द प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? जीन ब्लॉन्डेल, टिरोथी पिकल्स, वॉल्टर बेजहॉट या E.H. कार? तो द प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट पुस्तक के लेखक आपके जीन ब्लॉन्डेल हैं। द प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक क्योंकि 2014 के लेखक जीन ब्लॉन्डेल है, और इनकी एक और पुस्तक का नाम है जो बेहद इंपॉर्टेंट है, एन इंट्रोडक्शन टू द कंपैरेटिव गवर्नमेंट। इनकी पुस्तक है एन इंट्रोडक्शन टू द कंपैरेटिव गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23, देखिए कारण और तर्क है, अभिकथन और तर्क। देखिए, अभिकथन, तुलनात्मक राजनीति के सिस्टम के सिद्धांत में साम्यता बनाए रखने के लिए आगम संरचना और निर्गम संरचना के मध्य संतुलन को मान्यता दी गई है। सिस्टम के सिद्धांत की आलोचना यथापूर्व स्थिति परक निर्दर्श के रूप में की जाती है। तो चूंकि कथन और कारण यानी तर्क ए और आर तो दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन 2 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैब्रियल आमंड द्वारा निर्धारित हित समूह को क्रम में व्यवस्थित करना है। क्योंकि गैब्रियल आमंड के द्वारा ये दबाव समूह की बात तो करता है, इंस्टीट्यूशनल, एनॉमिक, एसोसिएशनल और नॉन एसोसिएशनल की बात करता है, लेकिन ये ऐसा कोई बात नहीं करता है कि इनके क्रम में। तो इसलिए ये क्वेश्चन भी गलत था, क्योंकि आयोग ने यूजीसी ने इसको खारिज कर दिया था, समाप्त कर दिया था या डिलीट कर दिया, तो इसको छोड़ दीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? क्योंकि चार्टिस्ट आंदोलन, ये कथन आपका सुनते हैं कि इंग्लैंड में पौरुष मत संग्रह की मांग, ये सही है। फिलाडेल्फिया अभिसमय, संयुक्त राज्य अमेरिका में आज़ादी की घोषणा और संविधान पर हस्ताक्षर किया जाना, ये भी सही है। मैफ्लावर समझौता, संयुक्त राज्य अमेरिका में दासता उत्सादन, ये चूंकि गलत है। मैफ्लावर समझौता आपका इंग्लैंड व अमेरिका से संबंधित है, और यह प्लाईमाउथ कॉलोनी का पहला शासकीय दस्तावेज था। यह मैफ्लावर के पुरुष यात्रियों द्वारा लिखा गया था, और जिसमें अलगाववादी, प्यूरिटन्स व साहसी व्यापारी शामिल थे। प्यूरिटन्स इंग्लैंड के किंग जेम्स द्वारा धार्मिक उत्पीड़न से भाग रहे थे, इसलिए इसमें, और चूंकि 1832 का सुधार अधिनियम ब्रिटेन की निर्वाचन प्रणाली से संबंधित है, ये सही है, और 3 गलत है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन 3। फिर से देखिए तर्क और अभिकथन और तर्क। अभिकथन देखिए ए, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात बहुत से अफ्रीकी एशियाई राष्ट्र स्वतंत्र हो गए। तर्क क्या है इसका? आर्थिक विकास नहीं होने के कारण उनकी स्वतंत्रता स्वार्थपरक होने की बजाय अधिक औपचारिकता की ओर प्रवृत्त होने लगी।
क्योंकि कथन और कारण दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है, इसलिए ऑप्शन 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? पॉलिटिकल कंटिन्यूटी एंड चेंज, पीटर एच मर्केल। ये कथन आपका सुमेलित है, उनके द्वारा उनकी रचना है। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स टुडे, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स टुडे ये सैमुअल पी हंटिंगटन की रचना नहीं है, बल्कि आमंड और पावेल की है। द मैन ऑन द हॉर्स बैक ये एस.सी. फाइनर की रचना है, ये कथन भी सही है। मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम इन एशिया, आर.सी. मैकलिस सही है, 1 भी सही है, 2 भी सही है, परंतु और 2 गलत है। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स टुडे सैमुअल पी हंटिंगटन नहीं है, आमंड और पावेल है। क्वेश्चन नंबर 28, किसी क्रांति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सही है? क्रांति संविधान में परिवर्तन है, या एक शासक वर्ग दूसरे शासक वर्ग द्वारा प्रतिस्थापित होता है, नहीं, ए भी सही है, बी भी सही है। राजनीतिक संस्थाओं में रूप भेद हो जाता है, ये कथन भी सही है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संरचनाओं में मौलिक परिवर्तन, ये भी सही है। इसलिए क्रांति के संबंध में उपर्युक्त चारों तत्व सही हैं, इसलिए ए बी सी डी चारों सही होगा, यानी ऑप्शन 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, सरकार की एकात्मक प्रणाली के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? कि यह राष्ट्र की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने में सर्वाधिक प्रभावी है, ये सही है। प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से शक्ति स्थानीय इकाइयों को प्रत्यायोजित की जाती है, बी भी सही है। इसमें एकल विधि निर्माण निकाय होता है, ये भी सही है। स्थानीय प्रशासनिक इकाइयां संविधान से अपना शक्ति नहीं प्राप्त करती हैं, ये कथन भी आपका सही है। इसलिए कथन आपका इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन 4 और ऑप्शन 2 ए बी सी डी उपयुक्त चारों कथन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 30, अमेरिकी संविधान के किन संशोधनों में विधायी और कार्यकारी कृत्यों की न्यायिक समीक्षा के संबंध में विधि की सम्यक प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए इन 1 बी और सी, यानी अमेरिकी संविधान के 5वें संशोधन और 14वें संशोधन में विधायी और कार्यकारी कृत्यों की न्यायिक समीक्षा के संबंध में विधि की सम्यक प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है, यानी ऑप्शन 1 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? प्रशासनिक विधि ये फ्रांस में ये सुमेलित है। न्यायाधीशों की आजीवन नियुक्ति स्विट्जरलैंड, ये ऑप्शन गलत है आपका 2, क्योंकि ये आपका यूएस में संबंधित है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, निम्नलिखित में से किसने राजनीतिक विकास की व्याख्या प्रशासनिक विधि विकास के रूप में की है? पॉल बैरन, जे.एस. कोलमैन, एडवर्ड सिल्स या मैक्स वेबर? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4 मैक्स वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन और कारण। ये स्टूडेंट कथन और कारण से लगभग आपके वर्तमान में तो 18 से 22 तक इनकी संख्या पहुंच जाती है, तो बेहद ध्यान से इन सबको सॉल्व करना है। तो लोकतांत्रिक प्रणाली में सभी व्यक्तियों को एक समान माना जाता है और यह आम आदमी की सरकार का द्योतक है, ये कथन आपका ऐसे तो सही है। ऐसा इसलिए क्योंकि आम धारणा की सरकार ज़्यादातर शक्ति अभियान के नियंत्रण व प्रबंधन में कार्य करती है, ऐसा नहीं है, लेकिन कथन तो दोनों सही हैं, लेकिन उसकी सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, मैक्स वेबर के नौकरशाही सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? यह नियम आधारित युक्ति संगत नियंत्रण का लोहे का पिंजरा है, ये चूंकि ऑप्शन ए गलत होगा। यह युक्तियुक्त विधिक प्राधिकार का महत्वपूर्ण हिस्सा है, यह कथन सही है। नौकरशाही से मेधा के रूप में ज्ञान के माध्यम से प्रभुत्व अभिप्रेरित होता है, ये कथन भी सही है। लोकतंत्र में इसकी सहज ग्राह्यता है, ये कथन भी सही है, यानी बी और सी और डी, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन 4 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35,
लेखक और उनकी कृति है, मैच करना है। तो रॉबर्ट डहल, इसकी पुस्तक का नाम है पॉलियार्की, पार्टिसिपेशन एंड अपोजिशन, यानी ए का दूसरा। एसएम लिप्सेट, इसकी पुस्तक का नाम है पॉलिटिकल मैन, यानी तीसरा, बी का तीसरा। स्मिथ कार्ल की पुस्तक का नाम है लीगैलिटी एंड लेजिटिमेसी, यानी सी का पहला। और रोजर चार्ल्सटन, पॉलिटिकल रियलिटीज कंपैरेटिव गवर्नमेंट, यानी डी का चौथा। तो इस हिसाब से ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का पहला और डी का चौथा। इसी हिसाब से ऑप्शन 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, कथन और कारण। राष्ट्रपति शासन प्रणाली में पूर्ण कार्यकाल के लिए स्थायी शासन व्यवस्था का उपबंध है, क्योंकि राष्ट्रपति शासन प्रणाली में शक्ति का अभिकेंद्रण अंतर्जात है। तो इसका आंसर होगा, क्योंकि कथन तो सही है और उसका कारण भी सही है, लेकिन व्याख्या उचित नहीं है, इसलिए ए इसका ऑप्शन सेकंड सही होगा। लेकिन मैच करना है क्वेश्चन नंबर 37 में। इस्लामिक क्रांति का संबंध है आपका ईरान में चलाया गया एक आधुनिकीकरण विरोधी आंदोलन था, यानी ए का दूसरा। रूसी क्रांति का संबंध है आपका बोल्शेविक पार्टी द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था, बात सही है, यानी बी का पहला। गौरवपूर्ण क्रांति इंग्लैंड में संवैधानिक सरकार की स्थापना से संबंधित है, सी का चौथा। अति नैतिक क्रांति यानी चार्ल्स द्वितीय की यादृच्छिक शक्ति को परिसीमित करने के लिए 1650 की क्रांति, यानी इस हिसाब से सही हुआ आपका विकल्प ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का तीसरा, यानी ऑप्शन 1 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, आधुनिकीकरण को सामान्यतः निम्नलिखित में से किसके सादृश्य माना जाता है? पश्चिमीकरण, यूरोपीयकरण, राष्ट्र राज्य तंत्र का उदय, औद्योगिकरण। क्योंकि ये सामान्यतः इन सबको आधुनिकीकरण की संज्ञा के रूप में हम देखते हैं, इसलिए पूरे चारों कथन सही हैं, यानी ऑप्शन 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 39, मीडिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और फिर उसके बाद आप विकल्प का चयन कीजिए। समकालीन लोकतंत्र में प्रिंट मीडिया की भूमिका हाशिए पर आ गई है, ये कथन भी आपका सही है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की भूमिका निर्णायक हो गई है, कथन सही है। मीडिया सभी राजनीतिक शासन व्यवस्थाओं में तटस्थ और निष्पक्ष रहती है, ये ऐसा जरूरी नहीं। मीडिया के अभिकरण औद्योगिक और कॉर्पोरेट समूहों के नियंत्रण में रहते हैं, ये भी बात सही है, यानी ए, बी और डी सही होंगे, यानी ऑप्शन 4 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी मैचिंग है और डायसी आपका आप सभी को पता है विधि का शासन या रूल ऑफ लॉ, यानी ए का चौथा। सैमुअल पी हंटिंगटन पॉलिटिकल डिके यानी राजनीतिक क्षय की बात करता है। आमंड अप्रत्याशित हित समूह की बात करता है। एनामिक की बात करता है। मार्बरी बनाम मेडिसन न्यायिक समीक्षा से संबंधित है, इस हिसाब से आपका ऑप्शन 1 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार अधिनियम 1919 की एक विशेषता नहीं थी? केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल की व्यवस्था, दो है विधानसभा में एक निर्वाचित बहुमत होगा और उसका मंत्रियों पर नियंत्रण होगा, ये ऑप्शन चूंकि पहले गलत है। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व न केवल बरकरार रखा गया बल्कि उसे बढ़ाया गया, सही है। प्रांतों और इंपीरियल विधानमंडल दोनों के लिए निर्वाचकों को बढ़ा दिया गया, ये कथन सही है, इसलिए इसमें आंसर आपका सेकंड होगा, क्योंकि ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राजनीति का अध्ययन करने के लिए स्वतंत्रता पूर्व एवं स्वतंत्रता उपरांत संस्थानिक फ्रेमवर्क उपलब्ध कराया? रजनी कोठारी, मैरन वीनर या मॉरिस जोन्स या पॉल आर प्रास? तो ये कथन इसमें इसका आंसर होगा मॉरिस जोन्स, क्योंकि मॉरिस जोन्स ने भारतीय राजनीति का अध्ययन करने के लिए स्वतंत्रता पूर्व एवं उसके पश्चात संस्थानिक फ्रेमवर्क उपलब्ध कराया, यानी इंस्टीट्यूशनल अप्रोच को अपनाया। मॉरिस जोन्स, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम था इंडिया द एंड ऑफ द बिगिनिंग 1965, एक इनकी प्रसिद्ध रचना है। क्वेश्चन नंबर 43, भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही है? इसे संविधान द्वारा संरक्षित और प्रवर्तित किया गया है।
क्योंकि ये तो ऑप्शन ए सही होगा। इसे सामान्य विधानमंडल प्रक्रिया द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है, ये गलत है। उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकारों का अभिभावक है, कथन सही है। सभी संवैधानिक अधिकार मौलिक अधिकार हैं, ये ऑप्शन गलत है। इसलिए इसमें सही आंसर होगा ए और सी, यानी ऑप्शन 1 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, इसे मैचिंग करना है कि सॉफ्ट स्टेट की संकल्पना किसने दिया? गुनार मेंडल, यानी ए का तीसरा। अभाव की राजनीति, पॉलिटिक्स ऑफ स्कार्सिटी, मैरन विनर की अवधारणा है। शासनशीलता का संकट, ये अतुल कोहली का। विवादास्पद लोकतंत्र, एस के मित्र का है। इस हिसाब से आपका आंसर होगा ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 45, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान के संशोधन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? विधेयक संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, सही है। विधेयक विशेष बहुमत 2/3 उपस्थित एवं मतदान में भाग लिया तथा कुल सदस्यता के 50% से अधिक, ये विशेष बहुमत है, द्वारा अवश्य पारित होना चाहिए, ये भी सही है। सदनों के बीच असहमति होने की दशा में संयुक्त बैठक बुलाई जानी चाहिए, क्योंकि ध्यान रखिए संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में संयुक्त बैठक की किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं की गई है। यह आम विधेयक के बारे में है, संविधान संशोधन के बारे में संयुक्त बैठक की व्यवस्था नहीं है, इसलिए ऑप्शन गलत है। और राष्ट्रपति विधिवत रूप से पारित एवं अनुसमर्थित विधेयक को अपनी मंजूरी देने के लिए बाध्य है, ये भी सही है। इसका आंसर ऑप्शन सी सही होगा, तो ऑप्शन 3 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, सन 1989 से भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों को उनके कालक्रम के अनुसार रखें और नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही क्रम का चयन करें। तो वैसे इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। सबसे पहले आर वेंकटरमन, इनका कार्यकाल है 1987 से 92। शंकर दयाल शर्मा का कार्यकाल है 1992 से 97। और के आर नारायणन का कार्यकाल है 97 से 2002। और एपीजे अब्दुल का कार्यकाल है, एपीजे अब्दुल कलाम का कार्यकाल है आपका 2002 से 7 तक। और श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल का कार्यकाल आपका 2007 से 12 तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को इस बात के लिए समर्थ बनाता है कि वह राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पदों का मृत्यु, त्यागपत्र, हटाए जाने या अन्यथा की वजह से रिक्त हो जाने पर आकस्मिकता के लिए प्रावधान करे? अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 70 या अनुच्छेद 58? तो यह अनुच्छेद 70 में वर्णित है, इसका आंसर ऑप्शन 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, या तो मार्गरेट थैचर या टोनी ब्लेयर के अंतर्गत यूनाइटेड किंगडम में प्रधानमंत्रियों द्वारा सत्ता का जितना दुरुपयोग किया गया, उसकी तुलना में सन 1989 से भारत में प्रधानमंत्रियों द्वारा सत्ता का अपेक्षाकृत कम दुरुपयोग देखा गया है। यह कथन किनका है? अतुल कोहली, ग्रेनविल ऑस्टिन, जेम्स मैनर या क्रिस्टोफर जेफरलॉट? तो यह कथन आपका जेम्स मैनर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, निम्नलिखित में से कौन भारत के उच्चतम न्यायालय का दोहरा व्यक्तित्व मानते हैं, एक विधिक संस्था और एक लोक संस्था के रूप में? ग्रेनविल ऑस्टिन, उपेंद्र बख्शी या माधव खोसला एवं अनंत पद्मनाभन या एन रॉबिन्सन? तो इसका आंसर ऑप्शन 3 माधव खोसला एवं अनंत पद्मनाभन इसका आंसर होगा। ये लोग उच्चतम न्यायालय का दोहरा व्यक्तित्व मानते हैं, एक विधिक संस्था और एक लोक संस्था के रूप में। क्वेश्चन नंबर 50, कौन भारत निर्वाचन आयोग को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचनों का एक प्रभावी कवच कहते हैं? एलिस्टर मैकमिलन, लॉयड एंड सुजैन रुडोल्फ, आरपी भल्ला या एम कार्डजो? तो इसका आंसर होगा लॉयड एंड सुजैन रुडोल्फ, ऑप्शन 2 सही होगा। क्योंकि लॉयड एंड सुजैन रुडोल्फ भारत निर्वाचन आयोग को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचनों का एक प्रभावी कवच कहते हैं और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है एक्सप्लेनिंग इंडिया डेमोक्रेसी अ 50-year पर्सपेक्टिव। तो डियर स्टूडेंट्स, इस पार्ट में केवल हम 50 क्वेश्चंस को ही सॉल्व करते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जा रहा है। और नेक्स्ट पार्ट में हम इसके अगले 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, क्योंकि अब आपका जून जुलाई 2018 से पेपर आपका
2 पेपर हो गया, केवल 2 ही पेपर। तो चूँकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए फिलहाल क्वेश्चन 50 तक सॉल्व करते हैं। तो आगे इसका नेक्स्ट पार्ट में इसको सॉल्व करेंगे। आप अपनी तैयारी पक्का कीजिए और अच्छे से रिवाइज कीजिए। एक बार और मैं कहूँगा, जोर देकर कहूँगा कि आप पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बिना सॉल्व किए नेट के एग्ज़ाम में न बैठें। सॉल्व कर लेंगे थोड़ा आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। हो सकता है कि 4-5 क्वेश्चन आपके सही हो जाएं, ज़रूर सही हो सकता नहीं, ज़रूर सही होंगे। इसलिए ज़रूरी है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ओल्ड क्वेश्चन पेपर को ज़रूर से ज़रूर सॉल्व करके जाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए, और इसका नेक्स्ट पार्ट फिर अपलोड हो जाएगा, आप उसको भी देख लीजिएगा।